हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डीप ब्रेन फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डीप ब्रेन फिजिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ के साथ आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने जो भी हमारा फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने कंप्लीट किया। साथ के साथ उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी हमने कंप्लीट किए। ठीक है, न्यूमेरिकल के मैंने 3 वीडियोस डाले हैं, न्यूमेरिकल सेशन फर्स्ट, सेशन सेकेंड एंड सेशन थर्ड वाला जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। ठीक है, साथ के साथ उसमें वो सभी एग्जाम्पल्स कवर किए गए हैं जो आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं, है ना। तो जो थर्ड न्यूमेरिकल सेशन वाला वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, गॉस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर की बात आती है तो उसमें हमने चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। अगर एक चार्ज है तो हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। एक से ज़्यादा अगर चार्ज हमारे पास में आ गए तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड की। साथ के साथ अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो उसके कारण भी हमने किसी न किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। ये जो चैप्टर है हमारे पास में, इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे या फिर गॉस लॉ का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का यूज़ करने से हमारी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, है ना, वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को समझने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस्ड किस पे है, एरिया वेक्टर पे। तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमको देखना है। क्यों? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमको फाइंड करना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसके थ्रू फाइंड करेंगे, गॉसेस थ्योरम के द्वारा। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना, जो किस पे बेस्ड है, एरिया वेक्टर पे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, है ना। तो ये मेन पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के जिसके बारे में हमको देखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, आवेशों का वितरण क्या होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहली चीज है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नियमित आवेश वितरण। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम चार्ज दे रहे हैं, है ना, उन चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो बहुत कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात आती है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे 1D भी कहा जाता है। 1D मतलब एक ही डायरेक्शन में। सेकेंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो है सरफेस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसे 2D डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और थर्ड जो है हमारा वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे कहा जाता है 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहे तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास में कोई लाइन कंडक्टर है तो उस लाइन कंडक्टर पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड, अगर मैं सरफेस चार्ज की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, एक पूरा एरिया है ना, और इसके ऊपर अगर इस तरह से चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, है ना। ये एक प्लेन में होगा। और थर्ड वाला जो हमारा है उसके लिए हम पूरे ही वॉल्यूम का यूज करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे वॉल्यूम पर तो इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और ये सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हमारे पास में तीन तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है हमारे पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी की जहाँ तक बात आती है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है, और इसे कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो जितने तरीकों से हमने किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था 1D में, 2D में, 3D में, उसी तरीके से हमको क्या मिलेगी, चार्ज डेंसिटी मिलेगी। चार्ज डेंसिटी को अगर हमको डिफाइन करना तो हम इस तरह से कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वॉल्यूम। जहाँ तक पर यूनिट लेंथ की बात आती है तो इसको हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/N। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यूनिट की बात करें और डायमेंशंस की बात करें, यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर, और डायमेंशंस की जहाँ तक हम बात करें तो डायमेंशंस होंगे इसके ATL-1, ठीक है। तो इस तरह से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यूजेस की जहाँ तक बात है तो हम जो भी सर्कुलर वायर है, सर्कुलर कंडक्टर वायर, है ना, उनमें इसका यूज होता है, और जो लीनियर कंडक्टर है उनमें भी क्या होगा, इनका यूज होगा। एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/small है, ठीक है। और L की जगह हम क्या रखेंगे, अगर कोई सर्कल बना रखा हमने वायर से, है ना, तो उसका सर्कमफेरेंस रखेंगे। तो उस कंडीशन में लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा Q/2πr, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, या आगे वाले डेरिवेशंस में इनका यूज करेंगे। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया की हम बात करें तो उसको किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A, ठीक है। यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस की बात करें तो ATL-2 हो जाएगा। क्लियर है। जहाँ तक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात होती है तो ये सिग्मा यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सिग्मा यूज़ होता है अगर हमारे पास में
कंडक्टर शीट है तो उसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद अगर स्पेरिकल सेल है हमारे पास में कंडक्टर, तो उसके लिए क्या होगा, ये यूज़ होगा। सिग्मा की जहाँ तक बात आती है तो सिग्मा डिपेंड करता है ना, सिग्मा डिपेंड करता है कंडक्टर की साइज पर, है ना। सिग्मा डिपेंड करता है अगर कंडक्टर के पास में कोई दूसरा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ गया तो उस पर भी क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। जहाँ तक अगर मैं एक स्पेरिकल सेल की बात करूँ तो उस कंडीशन में अगर मुझे इसका यूज़ करना है ना, तो मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ इसका, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है मेरे पास में, ठीक है। क्यू ए की जगह हम क्या रखेंगे अब 4 पाई आर स्क्वायर, उस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये साइज पर डिपेंड कर रहा है ना। जहाँ पर रेडियस कम होगी वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। कहने का मतलब अगर कॉर्नर वाला कोई पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट का तो यहाँ पर सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू प्लेन, है ना। प्लेन के कंपैरिजन में इस तरह के पार्ट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब तीसरा जो पॉइंट है मेरा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में डिफाइन करूंगा, ठीक है। डिनोट करने की जहां तक बात है तो इसको रो से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन वी हो जाएगा। यूनिट डायमेंशंस की बात करें तो कूलाम पर मीटर का क्यूब, ठीक है। और डायमेंशंस की बात करें तो ATL -3 हो जाएगा, ठीक है। यूजेस की जहाँ तक बात आती है तो इसका यूज़ जो भी हमारे पास में कंडक्टर स्पेयर हैं, है ना, या फिर नॉन कंडक्टर स्पेयर हैं, तो उन सभी में क्या होगा, इसका यूज़ हो। तो हमने 3 तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे और उसके बेस पर हमने चार्ज डेंसिटी को भी क्या किया, डिफाइन किया। अब मेरे पास में तीनों ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, तीनों के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं, है ना। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण फोर्स कैसे हम फाइंड करें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण फोर्स कैसे फाइंड करें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण फोर्स कैसे फाइंड करें, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करें, और साथ के साथ अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, इस पूरे के कारण इस पॉइंट पर फोर्स मैंने निकाल सकता हूँ, है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर मैंने कंसीडर किया, ठीक है। मान लेता हूँ इसकी जो भी लेंथ है वो क्या है, DL है, और स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज हम क्या मान सकते हैं इसके ऊपर, DQ, और पूरे पर चार्ज क्या है यहाँ पर, स्मॉल q, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस जो स्मॉल एलिमेंट है हमारे पास में, इस पर चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो फाइंड कर सकते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है लेंथ के लिए, तो स्मॉल है तो क्या हो जाएगा ये DQ अपॉन DL, DQ फाइंड करें, DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा DL, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फोर्स की अगर हम बात करें तो DF इज इक्वल टू क्या होगा, DF इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कूलम्ब्स लॉ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड DQ Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। DQ की वैल्यू है मेरे पास में, तो वेक्टर DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड DQ की वैल्यू मेरे पास लैम्डा DL, तो ये हो जाएगा लैम्डा DL Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है ये स्मॉल एलिमेंट के कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आई है, ठीक है। अब अगर मुझे इस पूरे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पर फोर्स फाइंड करना है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर DF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज पुटअप करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर एंड Q नॉट एंड R कैप, ठीक है। जो जिनका इंटीग्रेशन नहीं होगा उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dl अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, वेक्टर E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl r स्क्वायर एंड r कैप, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो फोर्स है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है ना। यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो फाइंड कैसे करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस। फोर्स फाइंड करें, ठीक है, ये पॉइंट P है तो ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। डी क्यू की वैल्यू पुटअप करें हम, ये है डी क्यू की वैल्यू, तो डी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू है मेरे पास में सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक है, तो ये स्मॉल एलिमेंट के कारण मेरे पास में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स निकल गया। टोटल फोर्स की बात करें इस पूरे के कारण तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक है, इसका नहीं हो रहा उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन, अंदर बचेगा मेरे पास में डी एस अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप, ये फोर्स निकलेगा। अगर इंटेंसिटी की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो E बराबर से क्या होता है मेरे पास में, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। वैल्यूज पुटअप करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। इस तरह से हम इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, डी क्यू अपॉन डी वी। चार्ज निकालें, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी वी। ठीक है, फोर्स फाइंड करते हैं तो डी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये हो जाएगा डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। डी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज पुटअप करें हम डी क्यू की, तो हो जाएगा रो डी वी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। तो ये इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, फोर्स। टोटल फोर्स की बात करें पूरे वॉल्यूम में जो भी चार्ज है उसके कारण, तो उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रो डी वी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। इंटीग्रेशन इसका नहीं हो रहा उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये टोटल फोर्स होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो वेक्टर E इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। वैल्यूज पुटअप करेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमारे पास में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड होगी, है ना। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और साथ के साथ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम एरिया वेक्टर, है ना। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया बेसिकली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें हमको एरिया का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है ना। और जहाँ तक किसी एरिया या फिर प्लेन के डायरेक्शन की बात आती है तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं उसके नॉर्मल से, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। अब किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए मैं एक प्लेनर एरिया एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, और इसको अगर शो करने की बात है तो इसको नॉर्मल वेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में एरिया एलिमेंट है, इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो इसके मैग्नीट्यूड को इसके वेक्टर की लेंथ क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। और डायरेक्शन की जहां तक बात करूं तो इस नॉर्मल के अलोन ही इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैं इस एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, वेक्टर डी एस इज इक्वल टू डी एस एंड एन के, इस तरह से क्या कर सकता हूं, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। साथ के साथ अगर मेरे पास में कोई कर्व्ड सरफेस आ जाए इस तरह से, ठीक है, और यहां पर अगर मुझे एरिया वेक्टर को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो पहला काम मेरा ये है कि इस पूरे ही कर्व्ड सरफेस को मैं बहुत छोटे छोटे एलिमेंट में क्या कर सकता हूं, डिवाइड मान सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसी प्लेनर एरिया एलिमेंट की तरह इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हम इस तरह से इसका क्या करेंगे, डिफाइन करें। तो वेक्टर डी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये डी एस एंड एन के, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं और साथ के साथ इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं।